अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना YouTube चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स की कंटिन्यूएशन है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 लेक्चर स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों के फीडबैक का शुक्रिया और आप लोगों के जो हमारे लिए राय है उसका शुक्रिया और इस चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह तीसरी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर 1 के मैं कैटेगरी वाइज आपको सीक्वेंशियल अंदाज में करा रहा हूँ। बुक के 1 2 3 के लिहाज से नहीं करा रहा हूँ कि सिर्फ गाइड बुक बनवाऊँ। तो मैं सीक्वेंशियल एक उसूल से चल रहा हूँ। तो पहले मैंने पार्ट 1 में स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के आपको न्यूमेरिकल करवाए। पार्ट 2 वीडियो में लेक्चर में दूसरे में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के कराए और आज इंशाल्लाह आपको मैं परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिला ताखीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक का न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर और इसमें जो है ये पेज नंबर 20 पर ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर है और ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। कि एल्युमिनियम क्लोराइड एक ऐसा इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो रबर बनाने में इस्तेमाल होता है। बनता कैसे है? केमिकल इक्वेशन दी हुई है। स्टेशियोमेट्री में भी आपको दी हुई होगी इक्वेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी दी हुई होगी आपको इक्वेशन और थ्योरेटिकल यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड के न्यूमेरिकल में भी दी होगी इक्वेशन। तो इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। एल्युमिनियम को एक्सेस क्लोरीन के साथ मिलाने से बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि रबर बनाने से बनता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से पहले कि जब भी आपको केमिस्ट्री में एक्सेस EXCESS एक्सेस ये लफ्ज मिले तो इसका मतलब ज़्यादा या ज़्यादती होगा। यानी जो 2 रिएक्टेंट होते हैं या कभी 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें इक्वल अमाउंट हर वक्त लेना ज़रूरी भी नहीं होता ना, कभी उसके लिए काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 आपको नजर आओगा एल्युमिनियम के साथ और क्लोरीन के साथ 3। तो ये जो 3 है ना 2 से ज़्यादा है तो इसको एक्सेस आप पिछले जाके लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी और स्टेशियोमेट्री में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी जहाँ एक्सेस का लफ्ज आएगा इसका मतलब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट में दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कोई एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। ये एक वजाहत हो गई। दूसरा इसमें लिखा हुआ है एट 650 डिग्री सी कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रिएक्शन किया तो ये टेम्परेचर जो दे देंगे किसी रिएक्शन में स्टेशियोमेट्री का, इसका मतलब होगा कि ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डाटा है, यानी कि एक ख़ास जगह ये रिएक्शन किया गया है इंडस्ट्री में या कहीं और उसकी बुनियाद पे जो नतीजा हासिल हुआ है उसका है ये न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आगे उसने कहा कि 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि जब 160 ग्राम एल्युमिनियम का लिया एक्सेस क्लोरीन के साथ तो इट प्रोड्यूस 650 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो उसने 650 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रोड्यूस कर दिए, पैदा कर दिए। आगे सवाल है कि फाइंड द परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, एक चीज़ और बता दो थ्योरी की थोड़ी। जो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई होती है परसेंटेज और थ्योरेटिकल यील्ड के न्यूमेरिकल में वो एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड होती है। देखने में तो इसके यूनिट्स ग्राम होंगे वही जो मास वाले होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये क्या गिवन है? तो ये प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड एक ही चीज़ के
दो नाम है, नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल यील्ड ही को प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। तो अब इसकी बुनियाद पे वो परसेंटेज यील्ड पूछेगा, तो ये एक चीज हो गई। अब इसके स्टेप्स जो है वो सारे स्टेशियोमेट्री जैसे, तो आप लोग दोबारा से मेरा स्टेशियोमेट्री का पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, दूसरों को भी रेफर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपने कर लिया, समझ लिया, तो ये उसका रिवीजन है, सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा होगा। तो रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि स्टेशियोमेट्री में हम क्या करते थे। स्टेशियोमेट्री के अंदर हम पहले स्टेप में जिस सब्सटेंस का मास दिया होता था उसका मोल निकालते थे, वो निकालेंगे। दूसरे मरहले में हम मोल कंपोजिशन यानी गिवन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन से रिलेट करते थे उस रिक्वायर्ड वाले मास को। तीसरे स्टेप में हम मास या वेट निकाल लिया करते थे जिस चीज़ का पूछा जाता था। तो ये 3 स्टेप तो बिल्कुल नकल या कॉपी या रिवीजन का काम करेंगे। तो ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा समझाऊंगा, और मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप लोग JJC भाई सर जब बात को ज़रूर रिकमेंड करें और लेक्चर 1 भी देख लें, तो ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि पहले स्टेशियोमेट्री फिर ये। तो देखिए क्या हुआ इस सवाल में। इस सवाल में ये हुआ कि उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। अब उन्होंने इसका मास आपको 160 ग्राम दिया हुआ है। ये मास हो गया गिवन मास, गिवन मास हो गया 160 ग्राम। आगे वो इसकी परसेंटेज यील्ड मांग रहा है। अब ख्याल है कि परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बगैर आ नहीं सकती। क्यों? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 इसलिए कि परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा बचपन से जानते हैं, जैसे हम अपनी मार्कशीट बना रहे हो, रिजल्ट मालूम कर रहा हूँ या इस तरह के और कोई कैलकुलेशन, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ गया। तो ये फॉर्मूला परसेंट यील्ड का प्रैक्टिकल एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो अभी मैं बता दूंगा अपनी गुफ्तगू में कि जो सवाल में होगा वो एक्सपेरिमेंटल यानी एक्चुअल प्रैक्टिकल होगा। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास ये तो है, हमें ये चाहिए होगा, क्योंकि जब तक ये थ्योरेटिकल यील्ड नहीं आएगी हमारा ये परसेंटेज यील्ड नहीं आ सकती। तो इसके लिए हम वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में था। तो देखते हैं, एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है तो उसका मोल निकाल लेंगे उसी पुराने उसूल से कि मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे एल्युमिनियम सिंगल एटम है तो उसका 27 होता है, हम सीधा 27 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मोलर मास निकालना सिखाया था, लेकिन कंपाउंड्स में होता है। अकेला एक एलिमेंट हो, जैसे एल्युमिनियम है, सल्फर है, कार्बन है, तो उसका हम डायरेक्ट एटॉमिक मास रख देंगे। ये एटॉमिक मास 27 होता है, एग्जाम में गिवन होगा, बुक में ना गिवन हो कोई मसला नहीं। तो ये अब इससे डिवाइड करके ये आपका आ गया मोल। स्टेप 1 हो गया मुकम्मल। सेकंड स्टेप में हम बैलेंस रिएक्शन से उसको रिलेट करते थे, यानी मोल कंपोजिशन यानी इक्वेशन के जरिए। तो अब इसमें हमें एल्युमिनियम से पहुंचना है एल्युमिनियम क्लोराइड तक। तो आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें इसके दो मोल पैदा कर रहे हैं। एल्युमिनियम के 2 मोल, एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 मोल पैदा कर रहे हैं। तो हमने ये लिखा 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम गिव 2 मोल। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूनिट मोल मेथड चलेगा। तो 2 अगर 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो 5.925 विल गिव मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 आया होता तो 1 into anything is that, तो ये आ गया स्टेप 2। अब ये स्टेप 2 जो है हमारा मास निकालने में जाएगा थर्ड स्टेप। अब मोलर मास यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड का, क्योंकि हमें इसका मास चाहिए, क्योंकि इसका मास आएगा तो परसेंटेज आएगी। तो अब इसके लिए हम एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का 27 और क्लोरीन का 35.5 होता है, लेकिन 3 है तो 3 कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो 35.5 into 3 + 27 is 133। इससे आपके पास मास आ गया। अगर ये स्टेशियोमेट्री होती तो ये हमारा आंसर होता, ये 2 in 1 न्यूमेरिकल पूछता स्टेशियोमेट्री है हाउ मच एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन हमें परसेंट यील्ड चाहिए, तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे, स्टेप बोलेंगे ज़्यादा होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं। प्रैक्टिकल यील्ड सवाल में से उठाएंगे आप, और थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड करके कैलकुलेटर चला के आंसर, मल्टीप्लाई डिवाइड आंसर।
एक चीज़ बताता चलो इसको वाइंड अप करने से पहले कि हमेशा ये याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा और प्रैक्टिकल यील्ड कम होती है। ये चेकिंग भी है, वरना क्या होगा, परसेंटेज 100 से ज़्यादा जाएगी विच इज़ इम्पॉसिबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल। रीज़न क्या है कि प्रैक्टिकल यील्ड हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, लैब में, इंडस्ट्री में, इस तरह की जगहों पे करते हैं, तो वहाँ लॉसेज होते हैं, साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, तो प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम हो जाएगी। तो देखिए 650 का में हम जो कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी से, जो गिवन हमारा सवाल होता है उसको थ्योरेटिकल से करते हैं, थ्योरी कर रहे हैं यानी कैलकुलेटर चला रहे हैं, लैब में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ लॉसेज नहीं हम ऑन पेपर किए जा रहे हैं। जवाब हमेशा 100 से नीचे आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मैं इसके अगले हिस्से में ट्यून्ड, इसमें ही आपको इंशाल्लाह मैं बताने जा रहा हूँ मोल के न्यूमेरिकल, जो कि बहुत आसान होते हैं, रिवीजन लाइक होंगे, कम वक्त में होंगे, तो जाइएगा नहीं। मिलते हैं फ़ौरन अभी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो करेंगे अभी हम। ये कैटेगरी 4 कहलाएगी, लास्ट कैटेगरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। रिकॉल करते चलें, साथ साथ रिवाइज करते चलें मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमने स्टोइचियोमेट्री किया, कैलकुलेशन नंबर 1, कैटेगरी 1, चैप्टर का नाम ही है, कैटेगरी का नाम भी है स्टोइचियोमेट्री। उसमें दो किए, मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन मैंने उसके बारे में कहा कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है या अमूमन नहीं पूछा जाता, लेकिन इंशाल्लाह इसी सेशन के आखिर के दिनों में मैं कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, तो साथ साथ रहिएगा। JJC बाई सर जब्बार। दूसरे नंबर पे हमने किया लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन रिपीट भी हुई और एक स्टेप ज़्यादा भी हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें। उसमें से मास ही रिलेशन होता है, यानी मास से मास ही पूछ सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तीसरे नंबर पे इसी लेक्चर में हमने आज की किया परसेंटेज यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के क्वेश्चन, यानी एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड के साथ। अब ये आखिरी है, ये 9-10 में भी होता था, रिवीजन तेज कर लेते हैं ताकि आपका वक्त भी बचे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बुक में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सक्रोज। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का मैं मालूमात देता चलूँ आप लोगों को कि कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूले आने चाहिए जो कॉमनली यूज कंपाउंड्स हैं या फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं एटलीस्ट। तो ये लिस्ट भी बनाते चलिएगा, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में एल्युमिनियम क्लोराइड आया, उससे पिछले लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनिया NH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस आया। उससे पिछले स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल में एल्युमिनियम सल्फाइड Al2S3 आया। तो इस तरह से आप लिस्ट भी बना लें तो थोड़ा हैंडी हो जाएगा कि आपको JJC ये भी बता रहा है सर के बाद कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल करना और उसका सॉल्यूशन कर लेना और कॉपी करके कंप्लीट कर लेना इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर A1 एंड गुड स्टूडेंट्स टू सिक्योर बेटर रिजल्ट्स। इसकी आप इजाफी बातें भी एक पेज पे नोट डाउन करें ताकि आपके पास एक कॉम्पैक्ट लेक्चर आ जाए। तो ये बहुत मालूमात की बातें हैं, तो दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2 इज कॉल्ड कार्बन डाइसल्फाइड। डाई का मतलब दो, तो सल्फर दो हो गए तो कार्बन डाइसल्फाइड CS2 हो गया। सक्रोज ही जो है शुगर का भी फॉर्मूला है, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, इंजीनियरिंग वाले देखें। सक्रोज C12H22O11, सक्रोज इसी का फॉर्मूला होता है, इसी का नाम होता है शुगर। एक होता है ग्लूकोज को फ्रक्टोज भी कहते हैं, उसका होता है C6H12O6, इसको
या फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये सब भी आप नोट कर लें। देखिए इजाफी बातें मिलने से न्यूमेरिकल नहीं कराया जाए। तो अगर आपको याद हो, हमने स्टेशियोमेट्री में भी, लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी, परसेंटेज यील्ड में भी, तीनों में एक काम किया। तो ये तेजी से फाइल कर सकते हैं आप लोग कि मोल्स निकालने का तरीका होता है मोलर मास को डिवाइड कर दिया जाए उसके गिवन मास से। तो देखिए इसमें मास गिवन है कार्बन डाइसल्फाइड का भी 38 और सक्रोज का भी 68.4। तो अब इसमें आप सिर्फ मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। कैपिटल एम, गिवन मास को स्मॉल एम से लिखते हैं, जो गिवन है स्मॉल एम है, जस्ट डिवाइड एंड मोल विल बी ऑब्टेन्ड। देख लीजिए 38 आपको दिया हुआ था, ये हमने रखा, मोलर मास CS2। ये आखिरी चांस है क्योंकि चैप्टर 1 वाइंड अप होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। तो किस तरह निकालते हैं मोलर मास, जल्दी से देख लीजिए। कार्बन का 12 याद हो तो अच्छा है, मतलब गिवन होता है। सल्फर का 32, यहाँ पे 2 सल्फर है तो 2 × 32, 32 2 64 प्लस 12 74 ग्राम पर मोल में मोलर मास होता है। तो इससे आपका आ गया मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। 2 सवाल 2 जवाब, तो 4 हो जाएंगे टोटल सवाल जवाब। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड का ही मोल निकालना है, उसी का मॉलिक्यूल, और फिर इसी तरह सक्रोज का मोल निकालना है, उसी का मॉलिक्यूल। तो ये टोटल 4 रिपीटेड है प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं ये समझाता हूँ तो ये खुद कर ले तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इसी तरह मॉलिक्यूल, ये नया फॉर्मूला आ रहा है जिसको आप बिल्कुल पक्का करें। ये फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूल जो है वो मोल पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें एक एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जितने मोल बढ़ते जाएंगे उतने पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। जैसे 1 मोल है और उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। तो ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 आपको याद करना है। तो जस्ट 0.5 जो फर्स्ट स्टेप में है वो हमने आगे ले गए और उसको मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स आ गए। सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो कि ये फॉर्मूला काम कब आता है, जब मोल से मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल से मोल, रिवर्स भी पूछ सकता है। अगर वो मोल पूछ ले किसी न्यूमेरिकल में, MCQs में, तो ये एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो मोल आ जाएगा इस तरह। हाथों हाथ आपको 2 in 1 3 1 पैकेज भी मिल रहा है। तो ये अगर मोल का भी पूछ लेगा तो हम डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उससे मोल मालूम हो जाएगा। ये जल्दी से रिपीट कर लें इसको। सक्रोज, सिर्फ सक्रोज का मोलर मास निकालना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। C12, एक कार्बन का 12 तो 12 ज़ा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 122 ज़ा, और एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 11 ज़ा। इस तरह कैलकुलेटर चला लेंगे। 12 12 144, 122 ज़ा 22, 11 × 16 176, प्लस करेंगे ऐड अप करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल। अब इसको पुट करें, डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो आपका 68.4, डिवाइड का बटन दबाइएगा कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 0.2। मोल्स लिखना मत भूलिएगा मोल में, मॉलिक्यूल्स लिखना मत भूलिएगा मॉलिक्यूल्स के पार्ट। इसको मेरी पहला रिपीट कि अब इसके मोल आए थे 0.2, तो इस 0.2 को हमने मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकाल लिया। उसमें आए थे 0.5, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया कार्बन डाइसल्फाइड का, इससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया सक्रोज का। तो वो भी अंडरस्टैंड, इजाफी बातें बतानी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मोल निकालने का विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल याद रखिएगा, n स्मॉल मोल का होता है, स्मॉल m गिवन मास या मास इन ग्राम का होता है, कैपिटल M मोलर मास का या मॉलिक्यूलर मास का या एटॉमिक मास का होता है। मोलर मास आपकी बुक में वो यूज़ कीजिएगा, एटॉमिक मास जब अकेला कोई एटम हो, जैसे अभी जो हम कर रहे थे परसेंटेज, उसमें एल्यूमिनियम है तो वो एटॉमिक मास लिखना होगा, मोलर मास नहीं। लेकिन सिंपल बराबर रहेगा कैपिटल M। कहीं जाइएगा नहीं, कहीं ज़्यादा भी नहीं, मेरे साथ रहें क्योंकि मैं जल्दी से आपको अब ब्रीफ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट गए, 2 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस, 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस। उसी पेज पे, पेज नंबर 20,
occupies a volume of 1.12 dm cube. 1.12 dm cube at STP. Calculate या determine the molar mass of the substance. ग्राम उसने आपको मास दिया हुआ है, मास ऑफ गैस, इसी को सब्सटेंस कहते हैं। तो ये 1.6 ग्राम गिवन है। आगे कह रहा है इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस हो गई। तो वॉल्यूम को आपको दे रहा है 1.12 डेसीमीटर क्यूब। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट या डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस का मतलब हो गया गैस। यहाँ पे गैस का जिक्र शुरू में था तो इसका मतलब उसी को हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एसटीपी के एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में स्टेशियोमेट्री के पार्ट 1 लेक्चर में किया था, उसको देख लीजिएगा जाके। बिल्कुल आखिरी स्टेप वही करने जा रहा हूँ मैं, रिपीटेड। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 dm क्यूब। ये याद कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। कभी भी एसटीपी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उस पे 22.4 dm क्यूब ऑक्युपाई करती है कोई सी भी गैस। अब ये हमारे स्टैंडर्ड है। अब इस मास में कितना वॉल्यूम और वो है, वो 1.12 है। तो अब इससे हम निकाल लेंगे उसका मोलर मास। कैसे? नाउ वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज V is equal to n टाइम्स, क्योंकि जितना मोल ज्यादा होता जाएगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। इसको आसान तरीके से समझाता हूँ कि आपके क्लासरूम में 10 चेयर हैं, 10 एक तरह की, एक ही ब्रांड की, एक ही कंपनी की, एक ही साइज की है। तो अगर एक चेयर फॉर एग्जांपल 10 ऑक्युपाई करती है स्पेस, तो 10 चेयर्स 10 × 10 से 100 ऑक्युपाई करेंगी, क्योंकि सारी एक जैसी होंगी। तो किसी भी एक गैस के तमाम मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, तो इसलिए उसका मोल, लेकिन अब यहाँ पे मोल नहीं है, तो हम कई मर्तबा कर चुके हैं। मोल मास अपॉन मोलर मास होता है। अब सवाल हो गया बिल्कुल बच्चों वाला, समझ रहे हो क्या? तो अब V हमारे पास ये रहा 1.12। तो पहले हम फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं कि हमें चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं और मास से वॉल्यूम डिवाइड में ले आते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। m उधर चला गया, v उधर आ गया। अब कैलकुलेटर में पुट कर दे, जस्ट आंसर आ जाएगा। m दिया हुआ है आपको 1.6 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 1.12 ग्राम, 1.12 डेसीमीटर क्यूब, और स्टैंडर्ड होता है 22.4 एसटीपी का। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये 1 मिनट का मामला रह गया। 1.6 multiplied by 22.4 is 35.84 35.84। ये न्यूमरेटर का जवाब आ गया। इसको डिवाइड कर दें 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12, यू गेट द आंसर। आ गया 32 ग्राम पर मोल। कई मतलब आपको बता दूंगा मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है। तो ये हो गया इज द रिक्वायर्ड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस है जो गिवन गैस। सवाल में सब्सटेंस दिखा हो तो सब्सटेंस लिख दीजिएगा, गैस दिखा हो तो गैस लिख दीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी से आधे मिनट में ग्राम में मास होता है स्मॉल m, वॉल्यूम dm क्यूब, dm क्यूब में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो गया। मोलर मास पूछ रहा था। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है, जिस तरह भी मैंने पिछले परसेंटेज यूनिट में एक फॉर्मूला आपको दिखाया था, ये मॉलिक्यूल का जो अभी इसी लेक्चर के शुरू में दिखाया था। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको कभी मोल के जरिए वॉल्यूम निकालना हो
या मास मोलर रिलेशन का वॉल्यूम निकालना हो तो ये हम कर सकते हैं। ये आया किस तरह, ये इस तरह है कि हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला में भी किए मैंने, एम धर ले गया, ई धर लाया हूँ, वैल्यूज पुट की है सारी, और वैल्यूज पुट करके आपका कैलकुलेटर चला के आंसर आता है। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेल्फ है फॉर एमसीक्यूज, अगर आप करना चाहें, क्योंकि वो एमसीक्यूज में इसलिए आता है कि मोल दे के मास पूछ रहा है, मास दे के मोल पूछ रहा है, एटम दे के मास पूछ रहा है। तो इसका रिस्पांस मुझे ज़रूर दीजिएगा काइंडली अपने कमेंट्स में या अपने फीडबैक में कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया। इतने बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चंस के सामने बच्चा आपको लगा कि नहीं लगा। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा कि सर फला चीज़ का मुझे एटॉमिक मास नहीं पता, ये सब इस तरह की छोटी बात भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स समझ में भी आ रहे होंगे और आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आइंदा वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको मैथ्स के और फिज़िक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा। तो कीप ट्यून्ड विद JJC बाय सरजोबाद। उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का और वालिदैन का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे आइंदा एक नई कारआमद वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।